देखते हैं। अच्छा चलिए इसका आंसर पहले बताइए। एक सिंगल रॉड रहता और इससे m मास के किसी ब्लॉक को हैंग कराते, बाकी डेटा दिया रहता जैसे एरिया हो गया, लेंथ हो गया और यंग्स मॉडुलस हो गया, और आपसे इलॉन्गेशन पूछता कि कितना इलॉन्गेशन होगा आफ्टर लोडिंग द मास m, तो क्या बताते? तो स्वाभाविक सी बात है कि हम बेसिक फॉर्मूला याद करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर लिए हैं तो डायरेक्ट आप लिखिए DL इक्वल टू, बताइए DL इक्वल टू, हाँ FL बाई A गामा, FL बाई A गामा, ठीक। बाकी F के जगह mg होता वगैरह वगैरह, ठीक, यही होता ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मास तो दिया नहीं इसका है, जब तक मास न दे मासलेस ही मानेंगे, इसको आगे ध्यान देंगे। तो कुछ नहीं दिया तो मासलेस है। हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम। ये आप एफबीडी बना के क्लियर कर सकते हैं। जैसा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर जगह टेंशन सेम होगा, और किसके बराबर होगा, mg के। क्योंकि कहीं पर भी आप कट करके जब पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो हर जगह mg टेंशन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी जो टेंशन होगा वो mg होगा, इसके अंदर भी जो टेंशन होगा वो mg होगा, बैलेंस करेंगे तो ठीक है। इसके अंदर अलग एलोंगेशन ला देंगे और इसके अंदर दूसरे वाले में अलग एलोंगेशन ला देंगे, तो dl1 dl2 यही तो होगा। तब इधर उधर क्या परेशान आप लोग हो रहे थे, जबकि 20-25 क्वेश्चन किए भी हैं कि उससे एक स्पीड बना होगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होता, कॉन्सेप्ट लगे हुए ना आप, रटिए मत कीजिए। अब dl1 इक्वल टू dl2 इक्वल टू, dl1 क्या होगा, fl बाई a गामा, fl बाई a गामा। अब इसी बारे में सोचना हमें, चलिए f बताइए। f मतलब फोर्स यहाँ पर क्या होगा, टेंशन के बराबर mg, बताइए लेंथ पहले के बारे में l डिवाइडेड बाई एरिया, बताइए इसका बाई r स्क्वायर बाई 4 इनटू गामा, ठीक। इसका बताइए mg l बाई 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू, बाकी ये भी तो आसान है ही। तब कौन सा ट्रिक हो लगा बेकार, चलिए नोट कर लीजिए, तब दोनों जोड़ दीजिए। हमें लगता है कि ये उससे ज्यादा आसान है, ये तो बोलते हैं कि आंसर आता क्या। तो नेट इलॉन्गेशन हो गया dl1 प्लस dl2। क्या बच्चे से जोड़ेंगे क्या कि डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे, तुरंत कॉमन निकालिए सॉल्व करिए, ठीक है आंसर, ठीक, नोट कर लीजिए। तब तो बेकार हो गया सबको, कोई बात नहीं। पता है, देखिए यहीं आएगा, देखिए मैच करा लीजिए। फास्ट नोट करिए। ओके, बाकी ऐड कर लीजिएगा, ये आएगा। अब देखिए इसमें, अच्छा अगर किसी रॉड को F फोर्स लगा रहे हैं तो अगर इसका यंग्स मॉडुलस गामा दिया हुआ है या y दिया हुआ है, एरिया a और लेंथ l, और यहाँ पर इसमें लेंथ में चेंजिंग मान लेते हैं dl आया, तो बताइए यहाँ पर जो है क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, y के साथ m रहता है, नहीं a,
बाई एल इंटू डी एल लिखा जा सकता है क्या? एक बार मैच करा लीजिए, इधर रीअरेंज किए हैं बस। अच्छा देखिए, ये जो फोर्स आता है स्ट्रेस में, जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग होता है। रिस्टोरिंग लगता किधर है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वाले के जस्ट अपोजिट। इसका मतलब कि इलॉन्गेशन आगे हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स तो एक्सटर्नल के अपोजिट लगेगा, तो इसका मतलब अपोजिट रिलेशन यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ठीक? क्योंकि इलॉन्गेशन हुआ आगे, रिस्टोरिंग फोर्स लगा उसके अपोजिट, उसके अपोजिट, तो माइनस लगाया जा सकता है। फिलहाल हम माइनस से बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, हम डायरेक्शन देख ले रहे हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या इसके में और इसके में कोई फर्क है क्या? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर हमारे हाथ में कोई वायर है, मीन्स गिवन वायर है, तो जो हमारे हाथ में बना बनाया कंपनी से आया होगा उसके लेंथ भी फिक्स, एरिया भी फिक्स, मेटल जो है वो तो रहेगा ही, मतलब ये पूरा का पूरा फिक्स हो गया। जो कंपनी से बन के वायर आ गया उसके लिए सब कुछ फिक्स। तो क्या F इजिकल टू, जैसे यहाँ पर KH होता है, मॉड वाइज बात कर रहे हैं, यहाँ पर मॉड वाइज बात कर रहे हैं, F इजिकल टू KH, तो यहाँ भी तो ये हो गया F इजिकल टू K इंटू DL, मतलब वही X। यहाँ पे K क्या बनकर आ रहा है? गामा A बाई L। मतलब एक रॉड को हम लोग बिल्कुल स्प्रिंग मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। गिवन रॉड के लिए ये पूरा फिक्स, तो F इजिकल टू KX, वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जैसा स्प्रिंग में लगता था, ठीक? तो ये आप लोग लिखने के बाद ये लिख सकते हैं, ये याद के रहेगा। अच्छा, जो अभी हम लिखवाए थे पिछले लेक्चर में, जस्ट जुड़े रहे थे कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। क्या यहाँ से वो पता चल रहा है क्या? यस सर। यही तो स्प्रिंग का लेंथ था, तो वहां तो रटवाए थे, यहाँ पर उसको लॉजिक पता चल गया कि क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बिल्कुल डराइव करके उसको लॉजिकली आपको बता दे रहा है, ठीक? तो यहाँ से हम ये भी जान सकते हैं। तो और हम लोग यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे कि जो मेटेलिक रॉड होता है वो बिल्कुल स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, जिसका के गामा A बाई L होता है। एक वायर या रॉड स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है और जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट गामा A बाई L होता है। ये लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक? इसका भी बहुत यूज पड़ने वाला है। तो फास्ट नोट करिए इसको, फास्ट। हो गया ना? यहाँ लिखिए रॉड या मेटेलिक वायर बिल्कुल स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, जिसमें K का वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू गामा A बाई L होगा। ये लिख लीजिएगा। मेटेलिक वायर या रॉड स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट गामा A बाई L होगा।
ठीक है। अच्छा, इसके जो है सेकेंड मेथड, स्प्रिंग जैसा इसको मानते हुए नेट इलॉन्गेशन निकालते हैं। थोड़ा देखा जाए इसमें कोई वैसे कोई अलग रूल नहीं है, आएगा तो इसी से। वैसे यहाँ पे अगर K1 K2 की बात करें, अच्छा इसको स्प्रिंग जैसा अगर बिहेव करवा रहे हैं तो अरेंजमेंट कैसा बनकर आएगा? यही होगा। इसका कुछ और K1 होगा, इसका कुछ और K2 होगा। हमें जितना अच्छे से याद रहेगा उतना फास्ट तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या होता है K का वैल्यू? गामा ए बाई एल। तो गामा ए बाई एल, तो यहाँ पे K1 क्या हो जाएगा? गामा ए बाई एल। तो गामा दोनों में सेम है। ए एरिया हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पर पहले वाले में पाई आर स्क्वायर बाई 4 गामा ए बाई एल। एल से डिवाइड करना है तो हो जाएगा एल यहाँ पर, और ये हो जाएगा गामा ए, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई एल बाई 2। बाकी इसको रीअरेंज कर देंगे। अगर यहाँ से नेट इलॉन्गेशन अगर हमें निकालना है तो दी F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू नेट इलॉन्गेशन। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पर जो K इक्विवेलेंट होगा वो इन दोनों के जगह रखेंगे इक्विवेलेंट वाला। सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? दो स्प्रिंग के लिए डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। मतलब दो स्प्रिंग के लिए हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका जो K इक्विवेलेंट आएगा, इससे हटकर ये क्वेश्चन है जो हम पूछ रहे हैं। जो K इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा वो K1 K2 से कम होगा, या इन दोनों के बीच का ये वैल्यू होगा, या K1 K2 से भी ज्यादा आएगा इसका वैल्यू। K न्यूमेरिकली, अगर इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो इन दोनों वाले इंडिविजुअल वैल्यू से कम होगा, या इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच का वैल्यू आएगा, या इन दोनों न्यूमेरिकल से ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, अगर कंपेयर करेंगे तो हाँ, तो वहाँ पे हम बोले थे तो उससे कंपेयर कर बोल सकते हैं। जैसे K इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो दोनों से कम आएगा, K1 से भी और K2 से भी कम आएगा। और ये किसका है? जब वो सीरीज में होगा। अगर वही पैरेलल में होता है तो जो K इक्विवेलेंट आता है वो K1 प्लस K2 आता है, इन दोनों से ज्यादा आता है। मतलब इसका K इक्विवेलेंट इन दोनों से कम आता है और पैरेलल में इन दोनों से ज्यादा आता है, ठीक है। मतलब ये टाइम पास था, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, टाइम पास नहीं तो। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, हो गया mg, और ये जोड़ लीजिए इन दोनों को, यहाँ से डिवाइड करके x ला देंगे। मतलब वही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो सिंपली ला दी, लेकिन इस तरीके से भी लाया जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो आपको ज्यादा आसान लगेगा, कम टाइम लगेगा, उसको यूज कर लीजिएगा। क्या बोले यहाँ पर हम x इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट इलॉन्गेशन इक्वल टू f बाई K इक्विवेलेंट। बस अब वैल्यू पुट कर लीजिएगा, दोनों का आ जाएगा वहां से। ये नहीं हो गया ना? क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन। टेंशन इन
wire of the length L1, tension in wire of the length L1 is T1 and tension T2 and tension T2 when length is L2. Then find original length of the wire. Then find original length of the wire. वायर में टेंशन T1 तब था जब उसका लेंथ L1 था, और T2 टेंशन तब था जब वायर का लेंथ L2 था। तो बताना है कि वायर का नेचुरल लेंथ क्या होगा। ट्राई करिए। आगे हो नहीं है। अरे जब वायर में लेंथ, वायर का लेंथ L1 है तो उसके अंदर टेंशन में T1 है। जब लेंथ L2 हो गया तब टेंशन T2 हो गया, तो ओरिजिनल लेंथ कितना रहा होगा वही पूछ रहा है। चलिए मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ L है, तो ये लेंथ इंक्रीज तभी किया होगा जब उसको फोर्स लगा करके उसका लेंथ बढ़ाया गया होगा। चलिए मान लेते हैं कि वो जो है L1 लेंथ पर आ जाता है और उस समय टेंशन इसके अंदर T1 डेवलप होता है। फिर दूसरे वाले में फिर लेंथ मान लेते हैं L2 आ जाता है और फोर्स बढ़ाए होंगे। ये नहीं बोला कौन ज्यादा कौन कम है, तो हमें मान लेते हैं कि ये ज्यादा लेंथ है तो टेंशन और बढ़ाए होंगे इस केस में, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ाएंगे उतना लेंथ बढ़ेगा। ठीक, तो यही केस है, यही दिया हुआ है। अब दी यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देखिए, हमें ओरिजिनल लेंथ चाहिए, वो अलग केस है। यंग्स मॉडुलस इसमें जो है सेम होगा,
y जो है यंग्स मॉडुलस वो सेम होगा, एरिया भी तीनों केस में सेम होगा, दो तो ऐसे ही क्लियर हो गए। अब हमें जो है फॉर्मूला F इज इक्वल टू गामा A बाई L इंटू डी एल, होता है क्या? ठीक है, अब तो रख दीजिए, देखिए इसमें इसका वैल्यू पुट करिए, तो इसमें टेंशन कितना है T1, गामा वही है, एरिया वही है, ये जो डीएल हुआ वो क्या होगा? क्या होगा? L1 माइनस बाई, ये कौन सा लेंथ होता है? नेचुरल लेंथ होता है। अब T2 इज इक्वल टू क्या होगा? तो गामा वही, एरिया वही, अब चेंज इन लेंथ क्या होगा? L2 माइनस L। और हमारे बताने के बाद आसान लग रहा होगा कि अब क्या इसमें, अब तो सॉल्व करना है। क्या इसमें कठिन था? अब डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड कर दीजिए इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, a block of the mass m a block of the mass m is hanged through a wire of the length L and cross section area A. Through the wire of the length L and cross section area A. Then final length of the wire becomes L1. Then final length of the wire becomes L1. Then find the Young's modulus. Then find the Young's modulus. ये आपके नीट में आया वो क्वेश्चन है।
आ गया होगा, सबका आ गया होगा। तो यहाँ से कोई भी एक एक्सप्रेशन बना लीजिए, F इक्वल टू गामा A बाई एल इंटू 3m, ठीक है। यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg गामा निकालना है, एरिया कितना हो जाएगा A, dl कितना होगा L1 माइनस L डिवाइडेड बाई, यहाँ से गामा निकाल लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। गामा आ जाएगा mgl डिवाइडेड बाई a ब्रैकेट में L1 माइनस L। अगला क्वेश्चन, ये भी नीट में आया हुआ है, देखिए। 2 wires of the same material, 2 wires of same material and same volume, two wires of the same material and same volume have area A and 3A, have area A and 3A. 2 wires of the same material and same volume have the area A and 3A. When force applied on wire of area A, when force is applied on wire of area A, then elongation in it is delta L. Elongation in it is delta L. Find the force required to wire of the area 3A. Find force required to the wire of the area 3A so that elongation in it will be same as first wire, आंसर तक पहुंचिए टाइम के अंदर, ज्यादा टाइम लगेगा।
क्या सेम फोर्स सेम फोर्स का सोलो दिमाग लगाइए। आ गया 3 गुना कितना? 3 बेटा आप सारे Yes. ठीक। देखिए एक वायर मान लेते हैं 3A एरिया का, दूसरा जो है ए एरिया का, और दोनों का क्या फिक्स है? वॉल्यूम। इसका भी वही होगा। अच्छा, इस पर फोर्स लग रहा है F, इस पर F लग रहा है, तो इसके अंदर जो इलोंगेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? डेल्टा L आ रहा है। तो पूछ रहा, अच्छा दोनों सेम मटेरियल के हैं तो दोनों गामा सेम होगा। ठीक है, अब अगली दोनों का क्या मतलब स्पेशल पॉइंट क्या मिल रहा है? क्या सेम दोनों बोल रहा है? डेल्टा L। जितना इलोंगेशन इसमें हो उतना इलोंगेशन इसमें हो, मतलब दोनों में क्या सेम है? डेल्टा L। अच्छा, इसमें फोर्स जो है कितना होगा ये पूछ रहा है, कितना लगाना होगा। तो ऐसा करिए कि जब दोनों में डेल्टा L सेम है तो डेल्टा L का एक्सप्रेशन लिखिए, क्या होगा दोनों में, उसी को बराबर कर देंगे। आगे आंसर, दोनों में डेल्टा L सेम करिए, उसको बराबर कर दीजिएगा। डेल्टा L इक्वल टू क्या होगा? FL बाई गामा ए, ये होगा ना? यहाँ भी FL बाई गामा है। अब चलिए इसमें बताइए, अगर इसमें लिखते हैं तो क्या होगा? ये निकालना है, लेंथ कितना होगा? तो देखिए लेंथ तो नहीं दिया है, लेकिन एरिया और एक पॉइंट और बोल दिया है कि वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो इसका अगर लेंथ L1 है तो L1 को इसके एरिया के टर्म में लाना होगा, तो वॉल्यूम V0 डिवाइडेड बाई 3A। अच्छा, अगर इसका लेंथ L2 होगा तो वो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम बाई ए, ये तो लिखेंगे। वही हमें यहाँ पर चाहिए दोनों जगह, तो यहाँ पर L हो जाएगा V0 बाई 3A डिवाइडेड बाई A हो जाएगा 3A ऊपर के लिए, और गामा क्योंकि मेटल सेम है तो सेम होगा गामा। F यहाँ पर कितना होगा? F L कितना होगा? V0 बाई A डिवाइडेड बाई गामा कितना होगा? सेम होगा इसके जैसा, और एरिया जो है वो कितना हो जाएगा? A। बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए या तो बराबर कर दीजिए। आगे आंसर तो ये है कि आपको एग्जाम में 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा, बस ये स्पीड बढ़ाना होगा उस तरीके से। कुछ बहुत कठिन नहीं है इसमें। एक थोड़ा सा ये सोचना था कि लेंथ नहीं दिया था, उसी को वॉल्यूम के टर्म लगाना था। यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंट दिया था वो यही दिया था, बाकी कुछ भी नहीं था। क्या हुआ? सेम क्या चीज से मतलब F तो सेम है, सेम आ रहा है? क्या समझ में आएगा? ये 3 3 6 ना हो जाएगा, वही तो बोल रहा है। आप लोग किया खा रहा था ना? किसका आया था? नाइना आया था? कर देता, क्या जरूरत है किसी को कमेंट करने का? हो गया ना? अगला क्वेश्चन, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, लिखिए। A metal of fixed volume, a metal of fixed volume एक मिनट के अंदर लाना है आंसर। A metal of the fixed volume is drawn into a wire of the length L.
is drawn into a wire of the length L. The wire is subjected to a force. A wire is subjected to a force due to which elongation in wire is delta L. A wire is subjected to a force due to which elongation in wire is delta L. हो गया? Then choose the correct option for the graph. Choose the correct option for the graph of the straight line. Choose the correct option for the graph of straight line. पहला परेशान होकर नहीं सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक से सोचिए, आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं। इन चारों में से कौन जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा? जोड़ने की सेकंड ऑप्शन ही सही हो। आप लोग अपने में व्यस्त रहें, अपना कर्म करें। भाई टाइम देखिए ओवर जा रहा है, आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं करना था। आप फॉर्मूला लिखिए ना, इक्वेशन बनेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। फॉर्मूला लिखिए, देखिए उसमें क्या होगा। किसके बीच ग्राफ पूछ रहा है? डेल्टा और एल। तो पहली बात इधर सुनिए, आप सीखिए इधर, जिनके बीच ग्राफ का हमें निकालना है उनके बीच सबसे पहला काम क्या है? रिलेशन। बिना रिलेशन के ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला काम डीएल और एल में रिलेशन ढूंढिए। लिखिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए। F इक्वल टू या गामा इज इक्वल टू, एक बार इसको भी लिख लिया जाए, गामा इज इक्वल टू FL बाई ए डीएल। डीएल मतलब डेल्टा। किसके बीच रिलेशन चाहिए? ठीक है, तो एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ, तभी तो y इक्वल टू mx या जो भी लाना हुआ ला सकते हैं। तो डीएल को एल को एक तरफ कर दीजिए, डेल्टा एल को y है ना, डेल्टा एल डीएल मतलब डेल्टा एल मतलब डीएल इक्वल टू FL मतलब F बाई ए गामा इंटू एल, यही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 सही होगा। हाँ, तो यही तो सोच रहा था। ठीक,
जैसे कोई बच्चा केवल इतना ही देख करके नीट में देने का मतलब थोड़ा तो मोड़ के देगा, डायरेक्ट तो नहीं देगा ना कि देखो हम ये दिए, इसको दिए, इसको दिए, इसको लाओ, नहीं। तो अब बस इसी में दिमाग लगाना था, बात बन गया। बताइए एरिया इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो बताइए यहाँ पर F बाई गामा वॉल्यूम अपॉन लेंथ, लेंथ जाएगा ऊपर L स्क्वायर, बस। तो ये हो गया x की तरह, ये हो गया y की तरह, तभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू mx, ये हो गया x की तरह, ये हो गया y की तरह, तभी तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का। पैराबोलिक पूछता तो वो डेल्टा और एल के बीच रिलेशन पूछता। पैराबोलिक में ये ऑप्शन सही होता। पैराबोलिक अगर जहां पे स्ट्रेट लाइन लिखे हुए ना, सिर्फ ये बोलते थे पैराबोलिक, तो चौथा ऑप्शन सही रहता। बात पकड़ पा रहे नहीं? ठीक, आगे जल्दी से नोट करिए। अब मेरे बताने के बाद आसान लगे तो आसान नहीं है, समझिएगा, लेकिन है बिल्कुल आसान, ये भी समझिएगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अभी तक जो भी रॉड जो है हम लोग देते थे, तो यहाँ पर कोई ना कोई वेट जो है हैंग कराते थे, और जो वेट यहाँ पर हैंग कराते थे वहीं अपने mg की वजह से इसके अंदर इलॉन्गेशन प्रोड्यूस करता था। यहाँ वाला जो वेट था वहीं इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस करता था, स्ट्रेस प्रोड्यूस करता था, उसी स्ट्रेस की वजह से इसके अंदर इलॉन्गेशन आता था। ठीक, इसमें क्या है कि हम लोग रॉड को मासलेस नहीं ले रहे हैं। अब दिमाग में दौड़ाइए सब बातें। अब अगर इसको मासलेस नहीं लेंगे तो खुद ही अपने आप में एक वेट हो गया, तो खुद के वजह से भी तो इसके अंदर इलॉन्गेशन आ सकता है। अगर इसके पास मास आ गया तो इसका खुद का वेट आ गया, खुद का वेट भी तो खींचेगा, mg नीचे लगेगा, तो खुद के वजह से भी तो इलॉन्गेशन आ सकता है। सकता नहीं है, आता है, वही हम पूछ रहे हैं। देखिए क्या क्या दिया है। मास इसका दिया हुआ है m, एरिया दिया हुआ है l, और लेंथ दिया है l, और इसका यंग्स मॉडुलस दिया है y। ये अच्छा, या तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा? नहीं दिया रहेगा, मुझे लगता है ये नहीं दिया रहेगा। ठीक, या तो फिर क्या दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, या तो डेंसिटी दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, और गामा दिया रहेगा। और सही बात है, या तो एरिया दिया रहेगा। ठीक है, आप इसको लेकर के सॉल्व करिए, डीएल बताना है आपको। इसको लेकर के सॉल्व करिए, बाद में इसी से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लेकर के डीएल निकालिए कितना आएगा। ठीक, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। 2 मिनट का टाइम देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम खुद सॉल्व करा देते हैं। पहले 2 मिनट आप अपना दिमाग खर्चा करिए। लिख लीजिएगा यहाँ पर, या तो ये गिवन रहेगा या फिर ये गिवन रहेगा। फिलहाल हमें पहला वाला डाटा लेकर के सॉल्व करना है, पहला वाला डाटा लेकर के सॉल्व करना है।
क्वेश्चन पूरा लिखा करिए ना, क्वेश्चन कंप्लीट लिखा करिए। दूसरा भी एक ऑप्शन है ना, कहाँ पे निकालेंगे, पूरे रॉड में निकालना ना, लेंथ निकालना। बिल्कुल बेसिक से चलिए। गलती से आंसर सही आया है, गलती से आंसर सही आया है। देख लेते हैं एक बार कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, बाकी क्वेश्चन से अलग किस मामले में है पहले ये चेक करना पड़ेगा। बाकी में क्या था कि जैसे अगर रॉड को यहाँ पर ऐसे हैंग कराते थे, किसी लोड को हैंग कराते थे, तो इसके हर जगह जो स्ट्रेस डेवलप होता था, स्ट्रेस मतलब टेंशन बाई एरिया, टेंशन बाई एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, वो स्ट्रेस हर जगह सेम रहता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्ट्रेस हर जगह सेम नहीं रहेगा। कैसे, ये बताइए, अगर यहाँ से इसके लोअर पॉइंट से अगर हम x ऊपर जाएं, तो यहाँ पर अगर जो है हम लोग इसको कट करेंगे या वहाँ पे टेंशन निकालें हम, तो कितना आएगा। यहाँ पर टेंशन अगर निकालें, लोअर से x ऊपर जा रहे हैं, तो देखिए टेंशन T जो निकालना हमें है। अच्छा, इसका मास कितना होगा, m/l इंटू x, इसी को हम लोग मान लेते हैं m0, या उसका क्या जरूरत है, मान लीजिए अब तो सॉल्व भी हम लोग करेंगे, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो mg नीचे लगेगा वो आ जाएगा mx/l इंटू g। अब देखिए जो यहाँ से टेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है mxg/l। अब जो टेंशन है क्या वो x के साथ वेरी करने लगा? यस सर। x जैसे से वेरिएबल होगा, नीचे से ऊपर तो जाएगा, उसके हिसाब से टेंशन भी अलग अलग, या ये बोले बढ़ता जाएगा। यहाँ पर टेंशन 0 होगा यस सर। और यहाँ पर टेंशन mg होगा, और इसके बीच में पूरा 0 से लेकर के mg तक वेरिएबल रहेगा। एक तो देखिए ये आ गया पॉइंट कि हर जगह स्ट्रेस या टेंशन अलग अलग होगा। अब देखिए इलॉन्गेशन का फार्मूला हम लोग क्या याद किए थे। अब बेसिक पर आइए कि जो पूछता है उसका फार्मूला याद करते हैं। तो क्या पूछा है, किसका फार्मूला याद करना है, डीएल का। क्या होता है फार्मूला बताइए, पूछ रहा है डीएल, जिसका फार्मूला होगा एफएल बाई ए गामा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एरिया रखेंगे वो तो रख सकते हैं, जो भी दिया है वो रख सकते हैं, गामा भी जो रखना है वो रख सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है। जो लेंथ है अगर मन में आ ही गया कि अच्छा इसको रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन अब ये क्या रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, यही सब थोड़ा प्रोसेस है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर dx, और इस dx लेंथ को एक रॉड जैसा मानेंगे। dx को रॉड जैसा मान, रॉड का जो लेंथ होता है ना वो लेंथ मानेंगे इसी dx को, क्योंकि इसके यहां से लेकर के यहां तक के बीच में इतना कम डिस्टेंस है, dx इतना कम होता है कि यहां लोअर पॉइंट पर और अपर पॉइंट पर हम लोग उसका टेंशन सेम मान सकते हैं। और जब टेंशन सेम होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। पूरे लेंथ में फोर्स सेम होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और यहां पर हर जगह सेम नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर रॉड का लेंथ dx होगा, अगर रॉड का लेंथ dx होगा, मतलब ये l का वैल्यू अगर dx होगा तो इसमें जो f का वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि वेरिएबल नहीं रहेगा वो। ठीक, तो देखिए क्या आएगा, इसको हम अलग करते हैं। ये जो है ये dx वाला पार्ट आ गया, ये बन गया l की तरह।
अब इसके अंदर जो टेंशन आएगा यहाँ पर ठीक सही मायने में देखा जाए तो इन दोनों में कौन, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट एब्सोल्युटली बात करें तो कौन ज्यादा होना चाहिए इसमें से? ये वाला ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा कम है कि लगभग लगभग दोनों क्या मान सकते हैं? बराबर और मान सकते हैं। तो यहाँ पर dx बन गया l की तरह, और बताइए ये क्या आया था? mxg बाई l आया था। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन, dl का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? dl का अब वहां से देखिए फॉर्मूले में dl इज इक्वल टू जाएगा f क्या आएगा? mxg बाई l, ये आ गया क्या? f। बताइए l की जगह क्या रखेंगे? तो रॉड का लेंथ छोटे से इस लेंथ को ही माने हैं, हो जाएगा dx। तो देखिए f l बाई एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आएगा और उसके यंग्स मॉडुलस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये एक्सप्रेशन बनकर आया है dl इक्वल टू। अब देखिए ये तो dl जो लेंथ आया है वो किस में इंक्रीजमेंट है? dx में। ये जो dl छोटा सा लेंथ बढ़ा है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ा है? dx। मतलब इस dx में ये dl बढ़ा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर के l तक, 0 से लेकर के l तक, तो इसका टोटल इलॉन्गेशन आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना ही तो होता है। तो dx सभी में जो dl इनफाइनाइट आए होंगे तो उसको जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन ही होता है। कौन लेंथ फोर्स? अब देख लीजिए इसमें क्या, ये आ गया, फोर्स आ गया F L बाई A गामा इक्वल टू dl। सही तो फॉर्मूला ये ध्यान रखिए। तो फोर्स क्या होगा? जो यहाँ पर टेंशन आएगा, यहाँ पर टेंशन क्या होगा? वही बैलेंस करके वहां से लाएं। कोई दिक्कत इसमें? पूछ सकते हैं, जहां पर कोई दिक्कत हो सकती है। आप लोग करना है, रिलेशन करिए इसका। देखिए क्या है, क्या क्या कांस्टेंट बाहर निकालेंगे? m g l a गामा, और अंदर बचेगा x dx 0 से l m g बाई l a गामा। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। ये आएगा l स्क्वायर 2 आएगा क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा ये कैपिटल L से हम लोग डिनोट कर रहे हैं ना, तो इसको L मान लेते हैं। ये तो L स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब यहाँ से एक L कैंसिल, आ गया m g l बाई a गामा 2, आ गया टोटल इलॉन्गेशन डेल्टा। जो भी पूछना है पूछ सकते हैं इसमें, जो भी नहीं समझ में आया है एक बार नोट करते हुए समझ लें। इसमें जो दिक्कत है पूछ लीजिए। इस एनालॉजी को स्प्रिंग में सब ले सकते हैं ना? क्या हुआ? इस मतलब ये एनालॉजी को स्प्रिंग में सेम, तो लेकिन सर हम लोग के सिलेबस में तो मासलेस स्प्रिंग लिया कौन? एग्जामिनर लिया कि हम लोग? एग्जामिनर थोड़ी बोला था कि आप लोग स्प्रिंग जरा सोच कर कंफ्यूज जाएगा फिर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो ऐसी बात है। कोई दोबारा पूछा नहीं कि सर यहाँ पे ये क्यों किए हैं, ये कैसे किए हैं, चुपचाप नोट कर रहे हैं। सोचते हुए नोट करिए, और जो जहाँ डाउट है उसको पूछ लीजिए, दिमाग इधर उधर नहीं जाए।
जो नोट करनी है उसके टर्म में लाए, जो सेकंड वाला ऑप्शन। कुछ पूछना है? अच्छा, इसको याद भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। केवल अगर ये मासलेस रॉड होता और यहाँ पर m मास अगर हैंग कराते तो इसका जो रिजल्ट आता केवल बाई 2 कर दे रहे हैं इसमें, देख लीजिए। तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं याद करना है। अभी क्या बोले हम अभी, जैसे अगर मासलेस रॉड से m मास हैंग कराते तो कितना लेंथ बढ़ता, अगर वो 2 सेंटीमीटर होता तो ये कितना लेंथ चेंज करेगा खुद के वेट के वैसे 1 सेंटीमीटर, उसका जस्ट आधा ये जो है। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर मासलेस रॉड होता और यहाँ पर m होता तो हर जगह टेंशन mg होता, हर जगह। लेकिन यहाँ पर क्या है, खुद की वजह से यहाँ पर तो टेंशन क्या आ गया mg के बराबर, यहाँ पर टेंशन क्या आ गया 0, तो इसका एवरेज ले ले रहे हैं 0 और mg का एवरेज, तो इसका एवरेज आ जाएगा बाई 2, बस वही रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर याद करने में आसानी, अगर ट्रिक लगाना हो तो ये ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं जल्दी पूरी। ठीक, जितना उसमें लेंथ इंक्रीज करता है उसका जस्ट आधा इसमें इंक्रीज करेगा। इसको क्या लिखेंगे, ये अगर इसमें 2l अगर लेंथ इंक्रीजमेंट होता है या l इंक्रीजमेंट होता है तो इसमें l/2 इंक्रीजमेंट होगा डेल्टा l। इसके टर्म में लाइए, देखिए क्या आ रहा है इसमें, वही जो एरिया यहाँ से हटाकर इसमें लाए थे वो एरिया गायब हो जाएगा वहां पर, ना कर देखिए रो के टर्म में या डेल्टा L इज इक्वल टू क्या है mgl/2a गामा। अब देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अब मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ हो जाएगा, यही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक L और दिखना चाहिए वॉल्यूम बनने के लिए, तो हो जाएगा mgl/al 2 गामा। फिलहाल अभी कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, बस L का चेंजिंग हुआ है। तो अगर नीचे L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भी ये वही है, लेकिन अब ये क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। डेंसिटी G L² 2 गामा। ये आप लोग शायद नोट किए होंगे, क्योंकि रिजल्ट याद रहे तो ज़्यादा सही है, टाइम बचेगा नहीं। एग्जाम में आएगा, आप इंटीग्रेशन करेंगे 2-3 क्वेश्चन बराबर समय खुद ही अकेले लगेगा।
हो गया, इसके टर्म में आ गया ना। अब देखिए इसमें स्ट्रेन डेवलप इन रॉड। नेक्स्ट 2 पॉइंट हो गया ना। तीसरा है स्ट्रेन इन रॉड। क्या होगा? स्ट्रेन रॉड क्या है इसमें? तो क्या होता है स्ट्रेन? डेल्टा एल बाई एल। तो एक एल डिवाइड कर दीजिए, स्ट्रेन बन गया। इसमें से कोई एक एल जो है डिवाइड कर दीजिए, स्ट्रेन बन गया। तो क्या बन जाएगा? रोजियल बाई 2 गामा। ये भी पूछ सकता है। 3 रिजल्ट आ गया एक ही क्वेश्चन में। हो गया। नेक्स्ट ये कोई रॉड जो है हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है और इसको F फोर्स लगा रहे हैं। इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है, यंग्स मॉडुलस गामा गिवन है। तो अब बताइए इसमें जो है एलोंगेशन इन रॉड क्या होगा? चांस कम है नीट में आने का, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अथवा कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए ये अगर आप ला देते हैं तो ये बिल्कुल वेट वाले पर शायद आप एनालिसिस करिए, आपको खुद ही पता चलेगा। ट्राई करिए एक बार, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़िया हो जाएगा। हाँ स्लिप करेगा, पता है, वही तो हम भी सोच रहे थे। देखा जाए मास नहीं है सर इसका, एकदम बिना उसको तो काम नहीं चलेगा। इसका इसीलिए गड़बड़ है ना। यस सर। मास m है। हो जाएगा ना। इसको चलिए होमवर्क देते हैं हम लोग, हम हिंट कर दे रहे हैं। ये बताइए, ये न्यूटन्स लॉ क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ में टेंशन पूछा गया था, कहीं यहाँ एंड पॉइंट से, या तो इधर से भी या इधर से आता था, कुछ याद है रिजल्ट? अगर जिधर फोर्स लगा उसके अपोजिट साइड से अगर लाना होता था तो शायद जो है ये आता था, पता नहीं। और इधर से शायद ये आता था क्या, शायद F1 माइनस एक्स बाई एल। एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है इसी बेस पर, इसी पर, मतलब इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं, न्यूटन्स लॉ क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, ये न्यूटन में पक्का करवाया गया होगा। और बाकी यहाँ से देखा जाए तो इसका टेंशन कितना आएगा? इसका टेंशन आता है Fx बाई एल, जिधर फोर्स लग रहा है जस्ट उसके अपोजिट साइड से, ठीक है। तो आप इसको मैच कराइए इससे,
यहाँ पर ऊपर टेंशन T जो mg के बराबर लग रहा था सबसे हिंज पॉइंट पर, जहाँ जिसके अबाउट वो हैंग कर रहा था, और यहाँ पर टेंशन क्या था, 0 था। बिल्कुल बताइए x इज इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा इसमें, x इज इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, यहीं से दिया जा रहा है ना, यहाँ 0 मिलेगा। और यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये L हो जाएगा, तो L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मिल जाएगा F। तो F और mg बस यही अंतर है दोनों क्वेश्चन में, देख लीजिए ध्यान से। जहां हम mg रख रहे थे वहां पर F रख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो सर क्या सॉल्व करना है इसमें, ये डायरेक्ट कहीं तो आंसर ही क्लियर है, बोलिए क्या होगा, F L बाई ये है क्या, 2 नोट कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अगर इसके लिए इस वैल्यू को लाना होगा तो आप लोग मैथमेटिकली एक इक्वेशन बना करके इंटीग्रेशन करके ला दीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट इसमें अभी यूज करेगा टेम्परेचर से रिलेटेड किसी भी मेटल का जो लेंथ दिया होगा उसमें जो वेरिएशन आता है उसके लेंथ में, जैसे इसका यूज पड़ेगा इसमें, इसलिए हम पहले इसको बता दे रहे हैं। थर्मो पढ़ाया जाएगा आप लोगों से। जैसे किसी वायर का जो लेंथ होगा, मान लेते हैं ये L है, किसी T टेम्परेचर पर या T1 टेम्परेचर पर, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या इसको हीट देंगे, क्योंकि हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। वो मान लेते हैं अब जो है इसके लेंथ में इंक्रीजमेंट आया dl, और किस टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर मान लेते हैं, उस टेम्परेचर पर ये, और यहाँ पर कंडीशन है कि T2 जो है वो ज़्यादा होगा T1 से। अब ये आपको थर्मो पढ़ाया जाएगा कि क्यों टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ता है। एक थोड़ा बेसिक हम कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं। वैसे मान लेते हैं रॉड जो है 6 एटम से मिलकर बना हुआ है, जो सारे लोग नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जो रॉड है 6 एटम का बना हुआ। अब देख एटम क्या, एक बार हम बताए थे लेक्चर में कि हर टेम्परेचर पर एटम वाइब्रेट करता है, हर टेम्परेचर पर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो शांत हो जाता है, कौन सा टेम्परेचर है, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो आता है उस पर वो नहीं वाइब्रेट करता, बाकी हर टेम्परेचर उसका वाइब्रेशन रहेगा। और एक पॉइंट बोले थे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो बोले थे जो इसका वाइब्रेशन ऐसे था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा तो वाइब्रेशन और बढ़ेगा, ठीक। तो अगर अभी T1 टेम्परेचर था तो सभी अपने अपने जगह वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका जो वाइब्रेशन का एरिया था, अभी एरिया बस इतने ही दूर तक था, अब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो उसका एरिया दूर तक हो जाएगा वाइब्रेशन करने का, ठीक। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब सबका जो वाइब्रेशन करने का एरिया है वो बढ़ेगा। तो अब जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका जो लेंथ ये था, मान लेते L1 और ये L2, तो ये लेंथ बढ़ गया उससे। तो ड्यू टू वाइब्रेशन, मतलब क्यों टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर के एटम में वाइब्रेशन बढ़ता है, और वाइब्रेशन बढ़ने से वो सभी एक स्पेस ज्यादा लेते हैं, और ज्यादा स्पेस लेते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक है। और किस फॉर्मूले से वो जुड़ा होता है वो देख लेते हैं। तो लेंथ का मतलब वायर के लेंथ का जो बढ़ना है वो एक तो प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के, ठीक। एक तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा जो है उसके टेम्परेचर डिफरेंस के, मतलब
टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा T2 माइनस T1। ये याद करना होगा आपको, ये कहीं से डराइव नहीं करके आएगा, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्ट। अच्छा दोनों को मिलाइए तो dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा L डेल्टा T, ये हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से dl इज इक्वल टू आ जाएगा L डेल्टा T अल्फा, जहाँ पर ये प्रोपोर्शनल है और ये अल्फा है, सुना रहा है? Yes. हाँ ये प्रोपोर्शनल है और ये अल्फा है। और इस अल्फा का नाम क्या है? अगर ये लेंथ में वेरिएशन आ रहा है, देखिए तीन टाइप का सरफेस हो सकता है, मतलब तीन कैटेगरी हो सकता है सरफेस का, या तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, या तो एरिया ऑक्यूपाई करेगा, या तो लेंथ ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो अल्फा आ रहा है ये लेंथ से कॉरस्पॉन्ड करता है, और इसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम यूज कराएंगे इस चैप्टर में। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन, डेल्टा टी होगा टेम्परेचर डिफरेंस, एल है ओरिजिनल लेंथ, इसमें ज़्यादा 6-7 होमवर्क मिल सकता है, उसको हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक, जो भी होमवर्क है इसको नोट करके रिवीजन करके आइएगा, इसी का हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे।